अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिनाज मुमताज़ और आप देख रहे हैं मिनाज इन्फो। हमारी सीरीज तलाश हिंद की पिछली एपिसोड में हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन लोग आए। क्या द्रविडियंस हिंदुस्तान में सबसे पहले आए या आर्यंस? इस बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। इस किस्त में हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान की सबसे पहली सल्तनत की बुनियाद किसने और कब रखी, और मौजूदा जो भारत में तस्वुर है अखंड भारत का, इसका हिंदुस्तान की पहली सल्तनत से क्या ताल्लुक। क्या आप जानते हैं कि आज का पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान की सबसे पहली सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे, जो तकरीबन 15 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई। दोस्तों, भारत की मौजूदा रियासत बिहार है, जिसका शहर पटना है। यहाँ पे एक मगध की ताकतवर हुकूमत हुआ करती थी, यानी कि मगध का मतलब बिहार का बाशिंदा है। मगध का दरा सल्तनत पटना था, यानी मगध की हुकूमत का कैपिटल पटना में था, जो बिहार का एक शहर। इस शहर में दो दोस्त ऐसे रहते थे जो एक दूसरे के बहुत करीब थे, और मगध की ताकतवर हुकूमत ने इन दोनों दोस्तों को पटना से निकाल दिया, जिसके बाद ये दोस्त वहां से चले गए। फिर ये दोनों पाकिस्तान के मौजूदा शहर टेक्सला में पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात कुछ यूनानियों से हुई जो सिकंदर आजम के साथ टेक्सला आए थे। इन दोनों में से एक दोस्त खुद सिकंदर आजम को मिला। दोस्तों, आपने सिकंदर आजम का नाम तो सुना होगा। सिकंदर आजम एक यूनानी बादशाह था जो सिर्फ 22 साल की उम्र में दुनिया फतह करने के लिए निकला था, और इसकी हुक्मरानी यूनान से लेकर हिंदुस्तान की सरहद तक फैली हुई थी। दोस्तों, ये दो दोस्त जिनको मगध की हुकूमत ने निकाल दिया था, अब किसी बड़े मंसूबे की प्लानिंग कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि अचानक से ही सब बदल गया। 323 कबले मसीह में बाबुल से खबर आई कि सिकंदर आजम का इंतकाल हो चुका है। बाबुल मौजूदा इराक का एक कदीम शहर है। ये सुनते ही इन दोनों दोस्तों में से जिसका नाम चंद्रगिप्त था, इसने कौमियत का नारा बुलंद किया, और इसके दूसरे दोस्त ने इसका मुकम्मल साथ दिया और ऐलाने जंग कर दिया। और फिर टेक्सला में जो यूनानियों की फौज थी, इसे मार भगाया और टेक्सला पर कब्जा कर लिया। कौमियत का ये नारा सुनते ही बहुत से राजा और सरदार चंद्रगिप्त के हामी बन गए। चंद्रगिप्त इनको लेके भारत की मौजूदा रियासत बिहार के शहर पटना में पहुंचा, और फिर देखते ही देखते सिकंदर आजम की मौत के 2 साल के अंदर इनने मुकम्मल कब्जा कर लिया। और 321 कबले मसीह में मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगिप्त मौर्य ही वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान की सबसे पहली सल्तनत मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। ये वही चंद्रगिप्त मौर्य था जिसे मगध की ताकतवर हुकूमत ने इसे और इसके दोस्त चाणक्य ब्राह्मण को पटना से निकाल दिया था। दोस्तों, सिकंदर आजम का एक जनरल था जिसका नाम स्लोक्स था। वो एशिया कोचक से हिंदुस्तान तक के सारे मुल्कों का हुक्मरान था। इसने एक बार फिर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया और अपनी फौज को लेकर दरियाए सिंध के पार चला गया। लेकिन अफसोस किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया, और इस बार इसे बदतरीन शिकस्त हुई, और इसे इस बार काबुल, हरात और अफगानिस्तान के इलाके भी चंद्रगिप्त मौर्य ही को देने पड़े। जिसके बाद चंद्रगिप्त मौर्य ने स्लोक्स को ऑफर की कि वो अपनी बेटी की शादी चंद्रगिप्त से करा दे। स्लोक्स जो कि जंग हार चुका था, और उसने ये शर्त कबूल कर ली, और उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगिप्त मौर्य ही से करा दी। और अब चंद्रगिप्त मौर्य की सल्तनत सिर्फ जनूबी हिंद को छोड़कर शिमाली हिंद में अरेबियन सी से खलीजे बंगाल और शिमाल में काबुल तक फैली हुई थी। और फिर यूं हिंदुस्तान में पहली मर्तबा एक मरकजी हुकूमत कायम हुई। फिर इसका दरा सल्तनत पटना में बनाया गया। पटना जो मौजूदा भारत में बिहार की एक रियासत है, यानी बिहार को, पटना को इसका कैपिटल बनाया गया। मौर्य सल्तनत ने यूनानी हुकूमत से स्लोक्स के जमाने के बाद भी सियासी ताल्लुकात कायम रखे, और इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर इनमें तजारत भी होती रही। जानते हैं कि हिंदुस्तान की पहली सल्तनत मौर्य सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में नहरें बहती थी, और इनकी देखभाल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट मौजूद था। इसके अलावा बंदरगाहें, ब्रिजेस, बहरी जहाज भी मौजूद थे, जो एक शहर से दूसरे शहर के अलावा बर्मा में, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज में जाते थे। तो मुल्क में बहुत अच्छी ट्रेड थी, और इसके अलावा 2 शहरों को मिलाने के लिए बड़ी बड़ी सड़कें मौजूद थी। मुसाफिर खाने भी मौजूद थे, यानी कि अगर कोई मुसाफिर सफर करके थक गया हो तो वो मुसाफिर खाने में जाके
आराम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मशहूर सड़क का नाम शाहराह था। दोस्तों, मौर्य सल्तनत को मौर्य सल्तनत क्यों कहा जाता है, ये सवाल आज भी किया जाता है। मौर्य सल्तनत के बारे में ये कहा जाता है कि वो ज्यादातर मोर रखते थे और इनको मोर रखने का शौक था, इस वजह से इनको मौर्य कहा गया। मौर्य सल्तनत के पास एक बहुत बड़ी फौज थी जिसमें 30,000 घोड़े और 9,000 हाथी शामिल थे। मौर्य सल्तनत में अदालत का एक बहुत बड़ा सिस्टम मौजूद था। जो बादशाह होता था वही तब का काजी होता था, यानी वही जज होता था और वही चीफ जस्टिस भी होता था। मौर्य सल्तनत को बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 बीसी से 320 बीसी तक 24 साल हुक्मरानी की। दोस्तों, आजकल भारत में अखंड भारत की बड़ी बातें की जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत के तस्वुर पर यकीन रखती है। अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं संकल्प है तथा अखंड भारत होके रहेगा। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। खान सर के सफर की मंजिल क्या है? अखंड भारत देखना चाहते हैं। और भारत की पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा भी लगाया गया है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ही अखंड भारत के पहले राजा थे। मौर्य सल्तनत ने हिंदुस्तान पर कितना अरसा हुकूमत की और मौर्य सल्तनत का वो कौन सा बादशाह है जिसे आज भी भारत में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। दोस्तों, भारत के झंडे में 24 लाइनों वाला निशान कहां से आया और मौर्य सल्तनत का वो कौन सा बादशाह था जिसके फतह कदम चूम रही थी लेकिन इसने जंग को खत्म कर दिया? ये हम आपको बताएंगे हमारी इस सीरीज तलाशे हिंद की अगली एपिसोड। ये जानने के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।